एक्सेंट्रिकली लोडेड बोल्टेड जॉइंट्स के केसेस हम डिस्कस कर रहे थे कि हाउ विल यू फाइंड आउट द स्ट्रेसेस और द साइज ऑफ द बोल्ट इन सच केसेस। एक जो केस हमने कल डिस्कस किया था, दैट इज द एक्सेंट्रिक लोड इन द प्लेन ऑफ बोल्ट्स, ठीक है, जो इसमें कि शेयर स्ट्रेसेस डेवलप्ड होती है और डायरेक्ट शेयर लोडिंग एंड इनडायरेक्ट शेयर लोडिंग जो है। सेकेंड केस जो अरेंजमेंट है ये उससे डिपेंड करता है। सो कि जो लोड है, दैट लोड एक्सेंट्रिक लोड दैट एक्ट्स पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द बोल्ट्स। सो किस तरह का अरेंजमेंट है? इट इज लाइक दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट। This bracket is fixed to this another plate or a wall using this bolts ये, and the force is acting in this direction। ये इस तरह से force act कर रहा है। This is the case। ये bracket है। से A और B, there are 4 number of bolts। से 2 यहाँ दिख रहे हैं, इसके पीछे एक और है, इसके पीछे एक और है। So इसके कारण क्या होगा? What will be the stresses which are developed in this bolts? बोल्ट थ्रेड में स्ट्रेसेस कौन सी होंगी? तो एक तो होगी डायरेक्ट जो है वो टेंसाइल स्ट्रेस, क्योंकि ये जो लोड है दिस इज एक्टिंग पैरेलल टू द एक्सिस, है ना, इसके एक्सिस के पैरेलल। सो टेंसाइल स्ट्रेस विल बी डेवलप्ड इन द फोर्स, वो डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस होगी। उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, या वो जो टेंसाइल फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? सो वो होगा कि ये जो लोड है, दिस लोड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बोल्ट्स, हर बोल्ट पे उतना लगेगा, राइट। दूसरा कि ये जो लोड है दिस इज एक एक्सेंट्रिक, यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है, इसके सिस्टम के सीजी पे एक्ट नहीं कर रहा है। सो क्या करेगा ये कि ये जो फोर्स है ये एल डिस्टेंस पर इस सी पॉइंट के यहाँ, ये जो एज है ये जो, ये क्या करेगा, इसको रोटेट करने की कोशिश करेगा। दिस फोर्स विल ट्राई टू रोटेट दिस ब्रैकेट अबाउट दिस पॉइंट सी, सी के अबाउट जो है, सी एज जो यहाँ पर है, तो सी एच के अबाउट इसको रोटेट करने की कोशिश करेगा। सो जिसके कारण से जो यहाँ पर ये डिफ्लेक्शन इसमें जो है वो प्रोड्यूस्ड होगा। सो जो इसका डिफॉर्मेशन होगा या इसका जो फेलियर होगा वो इस तरह से होगा कि इस तरह से रोटेट करने की कोशिश करेगा। ये डेल्टा 1 अमाउंट से ये वाला बोल्ट यहाँ पे स्ट्रेच होगा और ये डेल्टा 2 अमाउंट से ये स्ट्रेच होगा, तो ये इस तरह से इसको रोटेट करने की कोशिश करेगा। तो क्या द बोल्ट्स हियर आर सब्जेक्टेड टू फॉलोइंग स्ट्रेसेस। डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस ड्यू टू द लोड पी, जो हमने बताया कि डायरेक्ट टेंसाइल लोड होगा यहाँ पर, या टेंसाइल स्ट्रेस होगी, इसके कारण डेवलप्ड होगी। और टेंसाइल स्ट्रेस ड्यू टू टेंडेंसी ऑफ द ब्रैकेट टू टिल्ट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन अबाउट द एज सी, सी एच के अबाउट ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टिल्ट होने की कोशिश करेगा, तो उसके कारण टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगी। तो इस तरह का जो केस है इसमें दोनों स्ट्रेसेस टेंसाइल होगी, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस और जो टिल्ट हो रहा है इसके कारण टेंसाइल स्ट्रेस। तो डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस निकालने के लिए क्या रिलेशन है? सिंस द बोल्ट्स आर आइडेंटिकल, सो द डायरेक्ट टेंसाइल फोर्स on each bolt is given by हर बोल्ट पे। now here the bolt PD1 is equal to PD2, there are 4 number of bolts there। तो कैसे इसको डेजिग्नेट किया कि ऊपर वाले जो बोल्ट है ए पर, है ना, ये ऊपर वाले जो बोल्ट है इनको 1 से डेजिग्नेट किया और नीचे वाले बोल्ट्स को 2 से डेजिग्नेट किया। तो 1 मतलब ऊपर वाले दोनों बोल्ट के लिए, PD2 मतलब नीचे वाले दोनों बोल्ट के लिए। So this is equal to P upon number of bolts। So in this case 4 है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, P by 4 हो जाएगा। सेकेंड जो टेंसाइल फोर्स लग रहा है दैट इज ड्यू टू दिस टिल्टिंग के कारण टेंडेंसी, ये जो है इसको टिल्ट मोमेंट लगा रहा है ना यहाँ पे, उसको टिल्ट कर रहा है, इसको रोटेट करने की कोशिश करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो देयर आर सम अजम्पशंस जो कि हमें यहाँ पर कंसीडर करना है जब ये केसेस होते हैं। वन इज कि ऑल द बोल्ट्स आर आइडेंटिकल, सभी बोल्ट्स आइडेंटिकल है, कोई भी बोल्ट डिफर नहीं कर रहा। द ब्रैकेट एंड द स्ट्रक्चर आर रिजिड, तो ब्रैकेट भी रिजिड है और जो स्ट्रक्चर है जहां पर ये फिक्स्ड है वो भी रिजिड है। और द बोल्ट्स आर नॉट प्रीलोडेड,
एंड देयर इज नो इनिशियल टेंसाइल स्ट्रेस ड्यू टू टाइटनिंग ऑफ द बोल्ट। जब हमने ये जो बोल्ट है, बोल्ट पे जब नट लगाया तो उसको इनिशियल टाइटनिंग जो है वो उसको हम नेग्लेक्ट करें कि इनिशियल टाइटनिंग नहीं है उसमें, लोड लोड। सो क्या होगा कि just observe this figure कि when the load tends to tilt the bracket about the edge C, इस edge के about जब tilt करने की कोशिश करेगा, each bolt is stretched by an amount delta। हर बोल्ट जो है वो डेल्टा अमाउंट से स्ट्रेच होगा। सो बोल्ट 1 जो है यहाँ पे ये डेल्टा 1 अमाउंट से स्ट्रेच हुआ, और बोल्ट 2 जो है वो डेल्टा 2। यहाँ पर 1 जो है ये 1 मतलब ए वाले जो बोल्ट हैं, ए इस तरफ, ए इसके नीचे, इसके पीछे भी एक और बोल्ट है, इसके पीछे की तरफ एक और, तो उसको 1 दिया। उससे पहले मैंने बोला था कि ऊपर वाले 1 दो, नीचे वाले दो नहीं। ए वाले जो बोल्ट है उसको 1, तो ए के पीछे एक और बोल्ट है तो 1, वो भी 1 हुआ नाम उसका। और बी है, बी के पीछे भी एक और है तो उसका भी नाम हुआ 2। तो ये डेल्टा 1 इन दोनों बोल्ट में, और ये डेल्टा 2 इन दोनों बोल्ट में जो स्ट्रेच है। सो डेल्टा इज प्रोपोर्शनल टू इस डिस्टेंस फ्रॉम द टिल्टिंग एज। ये जो टिल्टिंग एज से जो डिस्टेंस होगी, मतलब जो ज्यादा दूर होगा बोल्ट, उसका डेल्टा ज्यादा होगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। एंड देयरफॉर फ्रॉम दिस की फोर्स स्ट्रेस के प्रोपोर्शनल होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन के, स्ट्रेन स्ट्रेच के। तो वी कैन कंक्लूड दैट द रेजिस्टिंग फोर्स acting on the bolt due to the tendency of the bracket to tilt is proportional distance from the tilting edge। so tilting edge से जो डिस्टेंस जो बोल्ट दूर होगा उस पर ज्यादा फोर्स लगेगा। So let us consider कि इन बोल्ट्स में there is a C, a load। Suppose कि C is the load in the bolt per unit distance, per unit distance from the tilting edge। इस tilting edge से यहाँ पर ये जो बोल्ट है पर यूनिट डिस्टेंस पर एक लोड लग रहा है C, due to the tilting effect of the bracket, then forces acting on the bolts are given by। तब हम इन बोल्ट्स पर फोर्स निकाल सकते हैं। सो ए वाले जो है ये बोल्ट यहाँ पर 2 1 1, बी वाले पे 2 डेजिग्नेशन दिया है। तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा F1 है ना, वो क्या होगा C इंटू L1, क्योंकि फोर्स पर यूनिट डिस्टेंस है। तो यहाँ पर द डिस्टेंस इज L1, सो हियर द फोर्स विल बी C L1। और यहाँ पर जो फोर्स लगेगा दैट विल बी F2, तो उसका जो डिस्टेंस है L2 है, तो C L2 डिस्टेंस पे लगेगा यहाँ पे। सो C L2 विल बी द फोर्स हियर। Now equating the moments of these resisting forces about the tilting edge to the moment due to the external force। so ये फोर्स भी यहाँ पर कुछ मोमेंट लगा रहे हैं, और ये जो टोटल लोड है P, ये भी इस एज टिल्टिंग एज पे कुछ मोमेंट ले रहा है। तो इनका मोमेंट, इन फोर्सेस के कारण यहाँ पर मोमेंट है ना, बोल्ट ए और बोल्ट बी, ए और बी पर जो बोल्ट हैं, यानी कि 4 बोल्ट हैं, तो देयर विल बी 4 फोर्सेस लग रहे हैं, F1 F2 है ना। तो यहाँ पर इनका मोमेंट इस टिल्टिंग एज के अबाउट उनका सम हम करेंगे तो ये इसके बराबर होना चाहिए। सो दैट इज द इक्वेशन, वो इक्वेशन हमने लिखी कि इक्वेटिंग द मोमेंट्स ऑफ दीज रेजिस्टिंग फोर्सेस अबाउट द टिल्टिंग एज टू द मोमेंट ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स। तो ये मोमेंट आया P इंटू एल, दिस इज द मोमेंट, ये दिस इज इक्वल टू F1 इंटू L1। ये F1 फोर्स है कितने डिस्टेंस पर है, L1 डिस्टेंस पर है, तो F1 इंटू L1 ये मोमेंट हो गया यहाँ पर, F1 इंटू L1 मोमेंट हो गया। तो ऐसे जो है A पर एक है, A और इसके पीछे भी एक और है, तो यहाँ पर ट्वाइस F1 L1 है, ठीक है। प्लस इसके कारण मोमेंट यहाँ पे ये F2 फोर्स लग रहा है इस बोल्ट में, इसमें F2 लग रहा है, तो यहाँ पर इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का ये L2 है, तो यहाँ पर हो गया F2 इंटू L2, और ये 2 है, 2 बोल्ट है यहाँ पर इसे, सो ट्वाइस F2 L2। अब F1 जो है, F1 हमने बोला है कि CL1 है और F2 CL2 है, तो यहाँ पर F1 और F2 को रिप्लेस किया, तो जो इक्वेशन यहाँ पे हमें बनी कि ट्वाइस C इंटू ब्रैकेट में L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर, ये आ गया, दिस इज द केस, ये आ गया ये।
ठीक है, तो हमने यहां से क्या किया, ये सी पर यूनिट डिस्टेंस पे जो लोड है वो निकाल लिया, सी ये। सो ये सी की वैल्यू जो आई इट इज इक्वल टू दिस पी एल, ये पी एल डिवाइडेड बाय ट्वाइस L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर। हाँ, यदि हम इन बोल्ट्स को ए और बी पे, कि ए पर, यहाँ ए पर जो है दो बोल्ट है, एक ये और एक इसके पीछे, उसको 1 नाम दिया। यदि हम 1 2 3 4 यहाँ पर करते तो यहाँ पर क्या हो जाता, ये 2 नहीं आता, L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस L3 स्क्वायर प्लस L4 स्क्वायर आ जाता। ठीक है, बट सिमेट्री के कारण जो हमने इसको 1 और 2 बोला, कि एक इसके पीछे भी है तो ये 1, यहाँ पर सारे बोल्ट 1 और यहाँ पर बी के सारे बोल्ट 2 नाम दिए। सो देयर आर टोटल 4 बोल्ट्स इज देयर। तो ये हो गया C इज इक्वल टू पी एल अपॉन ट्वाइस L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर। ये हो गई C की वैल्यू। जब C निकल गया तो C हमारा जो F1 और F2 है वो C के साथ में रिलेटेड है इस इक्वेशन से, कि F1 इज इक्वल टू C L1 है और F2 इज इक्वल टू C L2 है। तो हमने यहाँ से यही निकाल लिया कि F1 इज इक्वल टू कितना हो गया, P इंटू L इंटू L1 अपॉन ट्वाइस L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर। F2 बोले तो PL इंटू L2 अपॉन ट्वाइस L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर। F3 F4 मतलब ये 1 और 2 ही है, ये 1 है और ये 2 है, 4 बोल्ट है। पर यदि हम अलग अलग नाम देते तो इस तरह से ये निकल जाते हैं। ये सो टोटल लोड ऑन द बोल्ट। अब ये जो लोड है ये F1 F2 F1 और F2 ये इस मोमेंट के कारण यहाँ पर डेवलप हो रहा है। सो दिस इज द टेंसाइल फोर्स आल्सो, ये भी टेंसाइल लोडिंग ही है और डायरेक्ट टेंसाइल लोडिंग भी है। तो हर बोल्ट पे यहाँ पर बात करें तो हर बोल्ट पर टोटल लोड कितना हो जाएगा। सो दोनों टेंसाइल हैं तो दोनों एड ऑन हो जाएंगे। सो टोटल लोड ऑन ईच बोल्ट विल बिकम P1 इज इक्वल टू PD1 प्लस F1। और 2 की बात करें तो 2 नंबर ऑफ बोल्ट्स में P2 इज इक्वल टू PD2 प्लस F2। तो ये टोटल लोडिंग होगी हर बोल्ट पर। जैसे 4 वोल्ट है तो P3 इज इक्वल टू PD3 प्लस F3, P4 इज इक्वल टू PD4 प्लस F4 हो गए। अब चारों में जो है वो टेंसाइल लोड निकल गया है ना, या यूं कहे कि जितने नंबर ऑफ बोल्ट्स थे हर बोल्ट पर हमने लोडिंग ले ली, हर बोल्ट पर टोटल रिजल्टेंट टेंसाइल लोड इतना इतना लग रहा है, P1 P2 P3 P4 P5 एटसेट्रा। तो अब इन सब में जो मैक्सिमम होगा दैट इज द P max। दैट P max क्या होगा कि मैक्सिमम ऑफ दिस P1 P2 P3 P4 इसमें से जो भी मैक्सिमम होगा वो हमारा P max होगा, क्योंकि वो हेवीली लोडेड बोल्ट होगा। सीधी सी बात है। व्हाट वी आर डूइंग हियर इज वी आर डिटरमाइनिंग द हेवीली लोडेड बोल्ट, और हेवीली लोडेड बोल्ट के लिए हमें डिजाइन करना है। सो दिस इज द हेवीली लोडेड बोल्ट, ये हो गया फोर्स। सो इसको जब हम एरिया से डिवाइड कर देंगे तो हमें वो स्ट्रेस मिल जाएगी जो कि हेवीली स्ट्रेस होगी, सिग्मा टी टेंसाइल स्ट्रेस। एंड दिस टेंसाइल स्ट्रेस शुड बी लेस देन और इक्वल टू द अलाउएबल टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल ऑफ द बोल्ट, ये उससे कम होना चाहिए। सो दिस इज P max अपन A। अब A यहाँ पर जो है P max अपन पाई बाय 4 DC स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने कोर डायामीटर रखे, कोर डायामीटर का एरिया, क्योंकि कहा है कि टेंसाइल लोड जो है वो थ्रेडेड पोर्शन वाला जो पार्ट है वो रेजिस्ट करता है। तो जो वीकेस्ट पार्ट होता है टेंसाइल लोडिंग में वो होता है कोर वाला जो पार्ट, कोर डायामीटर वाला जो हिस्सा रहता है ना थ्रेड का, वो इसलिए यहाँ पर ये पाई बाय 4 DC स्क्वायर। सो दिस इज द मिनिमम एरिया। तो यहाँ पर स्ट्रेस मैक्सिमम होगी। सो वी आर कंसीडरिंग द मैक्सिमम स्ट्रेस, इससे ज्यादा स्ट्रेस में डेवलप नहीं हो सकती। एंड देयर शुड बी द लेस देन द अलाउएबल स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल। सो फ्रॉम दिस रिलेशन विल कैलकुलेट DC। यहाँ से हमें DC मिल जाएगा, और DC जब मिल गया तो हम जो बोल्ट का साइज है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं कि किस साइज का बोल्ट हमें यहाँ पर लेना है। वो जो टेबल है हम उस टेबल को रेफर कर लेंगे डिजाइन डेटा हैंडबुक में, जो टेबल है इससे रिलेटेड कोर डायामीटर से या एरिया से भी है, ये एरिया से भी हम स्पेसिफाई कर सकते हैं बोल्ट को। सो दिस इज द प्रोसीजर फॉर determining the size of the bolt in case the load act parallel to the axis of the bolt, eccentric load। ठीक है, प्रोसीजर समझ में आया? इज दैट क्लियर? इस केस में डायरेक्ट जो लोडिंग इस एक्सेंट्रिक इस लोडिंग के कारण जो है वो टेंसाइल लोडिंग होगी,
डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। ठीक है, द प्रोसीजर इज क्लियर। सो लेट्स डू दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को हम कर लेते हैं। नोट दिस प्रॉब्लम और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। आई डोंट हैव कैलकुलेटर नाउ, सो यू हैव टू टेल मी द वैल्यूज। नाउ कैसे सॉल्व करेंगे इसको? The problem is कि a cast iron bracket supporting the transmission shaft and the belt pulley. This is a pulley, belt pulley. ये रोटेट हो रही है, हाँ? और ये ट्रांसमिट कर रही है पावर किसी और को। Is fixed to the steel structure by means of the 4 bolts. और ये यहाँ पर 4 बोल्ट लगे हैं, ये A और B। A के पीछे एक और है और B के पीछे भी एक और है बोल्ट। ये L1, इसको तो A यहाँ पर जो बोल्ट है A, इसके पीछे भी एक और है, तो हम उसको नाम दे रहे 1 1, तो 1 1 और बी के 2 2, यहाँ पर 2 2 जो नोमेनक्लेचर हमने इसमें अडॉप्ट किया इस प्रोसीजर में इसके। So there are 2 bolts at A and 2 bolts at B. The tensions in the slack and tight sides of the belt are 5 kilonewton and 10 kilonewton. तो यहाँ पर ये बेल्ट ड्राइव है। अब इसमें जो टेंशन है टाइट साइड और स्लेक साइड में 10 किलो न्यूटन का है और 5 किलो न्यूटन का है। The belt tensions एक इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है ये टेंशन की डायरेक्शन है जो बेल्ट में है, मतलब ये नीचे की तरफ पावर ट्रांसमिट कर रही है। नीचे कोई और पुली होगी यहाँ पर कनेक्ट है जिसमें ये पावर ट्रांसमिट हो रहा है। द डिस्टेंसेस आर एज फॉलोज। L1 50 mm, ये जो L1 है यहाँ C से डिस्टेंस L1 का 50 mm का है और इसका ये डिस्टेंस 150 mm है और ये L यहाँ से L जो है वो 200 mm के डिस्टेंस पर है। मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस इन द बेल्ट मटेरियल, जो परमिसिबल है मटेरियल की ना, वो 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर की। मतलब इस लोड के कारण इन बोल्ट्स में जो वर्किंग टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप्ड होंगी वो वर्किंग टेंसाइल स्ट्रेस 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दिस इज द प्रॉब्लम। ये कि हमें ये मेंटेन करना है और फिर बोल्ट को डिजाइन करना है। सो डिटरमाइन द साइज ऑफ द बोल्ट्स, साइज ऑफ द बोल्ट्स। ठीक है, सो कैसे सॉल्व करेंगे? ये बता सकता है मुझे कि टोटल लोड जो P है वो कितना होगा? P की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर? हम लोग जुड़े हुए तो हैं? मैं डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया? नो सर। ठीक है, सो कैन यू टेल मी कि P की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर? हमने शाफ्ट डिजाइन जब किया था तो पुली वाले कुछ प्रॉब्लम्स किए थे। सो ये पुली है और यहाँ पर जो बेल्ट है, सो T1 और T2 यदि टाइट साइड की टेंशन है, टाइट साइड एंड स्लेक साइड टेंशन, तो दिस P इज इक्वल टू T1 प्लस T2। ये T1 प्लस T2 के बराबर होगा, प्लस वेट ऑफ द पुली। ये वेट ऑफ द पुली कितना है? प्लस वेट ऑफ द पुली। लेकिन अभी वेट ऑफ द पुली नहीं दिया तो इसका मतलब है कि इसको हमें नेग्लेक्ट करना है। तो हमारा जो P है किसके बराबर होगा? T1 प्लस T2 के बराबर। सो दैट इज T1 प्लस T2 इज T1 मतलब टाइट साइड 10 किलो न्यूटन और T2 मतलब स्लिक साइड मतलब 5 किलो न्यूटन के दे रखी। सो टोटल जो होगा इट इज 15 किलो न्यूटन। सो P की वैल्यू होगी 15 किलो न्यूटन, ये लोड लगेगा। ठीक है, तो अब हमें मालूम है कि एक्सेंट्रिक लोड के कारण इन जो बोल्ट्स हैं, इन बोल्ट्स में टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप्ड होगी। एक तो होगी डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस। सो डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस दैट इज PD1 is equal to PD2। there are 4 number of bolts, तो 1 मतलब 2 बोल्ट रिप्रेजेंट करा, 2 भी मतलब 2 बोल्ट रिप्रेजेंट करा, तो टोटल 4 है। क्योंकि A पर 2 बोल्ट है और B पर भी 2 बोल्ट है,
इसके पीछे एक और है और इसके पीछे एक और है, तो उसको 1 और 2 से हमने डिनोट किया कि ए वाले पे 1 और 2 वाले पे बी वाले पे 2 डिजिग्नेशन। तो ये हो गया, दिस इज इक्वल टू पी बाय, how many bolts? 4 bolts are there, so this is p by 4, so that is equal to 15 kilonewton divided by 4। तो ये हो जाएगा, how much will it come out? 3.75। 3.7 किलो न्यूटन। 3.75। 3.75 होगा ना? 3.75, ठीक, इट इज 3.75 किलो न्यूटन का डायरेक्ट टेंसाइल लोड जो यहाँ पे लगेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द टेंसाइल फोर्स हियर ड्यू टू टिल्टिंग। इस एज सी के अबाउट ही टिल्ट होगा, क्योंकि ये जो यहाँ फोर्स लगेगा तो ये इसको रोटेट करने की कोशिश करेगा, मोमेंट लगाएगा यहाँ पर। ठीक है, मोमेंट लगाएगा, टिल्ट करने की कोशिश करेगा, ये ऐसा टिल्ट हो जाएगा। सो लेट जो ए पर जो टिल्टिंग हो रहा है, डेल्टा 1 अमाउंट से टिल्ट हुआ और 2 पर ये डेल्टा 2 अमाउंट से टिल्ट हुआ। ठीक है, सो लेट्स फाइंड आउट कि जो इसके कारण F1 और F2 जो हमारे फोर्स थे वो कितने होंगे, F1 F2। सो वी नो दैट कि इफ C यदि पर यूनिट लोड है ना, तो C पर यूनिट लोड है यहाँ पर A पर B और B पर भी पर यूनिट डिस्टेंस, C इज द लोड पर यूनिट डिस्टेंस हमने लिया था। तो यहाँ पर जो लोड हो जाएगा इस बोल्ट पर F1 यदि लोड लगता है, सो दैट विल बी CL1। ठीक है, CL1 के बराबर लगेगा, और यहाँ पर जो लोड लगेगा वो CL2 के बराबर लगेगा, C इंटू L2, क्योंकि C लोड पर यूनिट डिस्टेंस है, तो C इंटू L2 ये लोड लगेगा। अब ये लोड यहाँ पर मोमेंट लगाएंगे, ये लोड यहाँ पर मोमेंट लगाएंगे, और ये टोटल लोड ये जो P है ये भी यहाँ पर मोमेंट लगाएगा। तो इन मोमेंट्स का सम ये एक्सटर्नल मोमेंट के बराबर होगा। तो उस रिलेशन को यूज करके हमने जो है वो C की वैल्यू निकाली थी। सो दैट इज कि F1 इज इक्वल टू CL1 और F2 इज इक्वल टू CL2, और मोमेंट लें तो मोमेंट की इक्वेशन हमारी बनती है कि P, नाउ डिस्टेंस कितना हो जाएगा C का, P इंटू एल है ना, P इंटू एल, सो P इंटू एल एक्सटर्नल मोमेंट अब इनके कारण यहाँ पर, तो दिस इज F1 इंटू L1, ये हो जाएगा F1 इंटू L1 प्लस F2 इंटू L2। नाउ इसके पीछे भी एक है बोल्ट, इसके पीछे भी एक बोल्ट है, वहां पर भी F1 L1 इस एज के अबाउट करेगा, है ना, और यहाँ F2 L2 करेगा, तो इसको हम क्या कर देते हैं, ट्वाइस कर देते हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा, अब F1 को हम यहाँ से यदि रिप्लेस करें तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 2C और अंदर हो जाएगा L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर। सो फ्रॉम दिस रिलेशन विल फाइंड आउट C, सो C की वैल्यू आ जाएगी PL अपॉन ट्वाइस L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर। तो चलो निकाल लेते हैं, तो P कितना है हमारा 15 किलो न्यूटन का है, 15,000 न्यूटन हो गया, और L 200 mm, अपॉन में 2 इंटू L1 का स्क्वायर, L1 कितना है 50 का स्क्वायर, प्लस L2 कितना है 150 का स्क्वायर, 150 का स्क्वायर। तो C निकाल लेते हैं, न्यूटन और ये mm, ये mm स्क्वायर, तो न्यूटन पर mm में ना, पर यूनिट डिस्टेंस का लोड है। C की वैल्यू भाई बता दो मुझे कितनी आ रही, निकाल के कैलकुलेट, बिकॉज आई डोंट हैव कैलकुलेटर। सर 60 आ रही है। 60? हम्म। अच्छा चलो, मैं वेरीफाई करके बता भैया प्लीज। 60 is okay? Yes, sir. Okay, so this is 60 Newton
per mm. Now F1 will be, find out F1. So C L1, so that is C is 60 into L1. L1 is 50, so this will come out 3000 Newton. F2 will is equal to C L2, so 60 into L2 is what, 150. So this is equal to 9000 ना न्यूटन. सो F1 मतलब ए वाले जो बोल्ट है, इसके पीछे भी एक है, वहां पर 3000 न्यूटन का लोड है, और बी यहाँ पर इसके पीछे भी एक बोल्ट है जिसको 2 डेजिग्नेशन दिया हमने, वहां पर 9000 का लोड है. तो अब हम नाउ वी विल फाइंड आउट P1. सो P1 है PD1 प्लस F1. तो PD1 इज 3.75 किलो न्यूटन में, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके हम न्यूटन में निकाल लेते हैं, प्लस 3000 या 3 किलो न्यूटन, इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं. सो दिस विल कम आउट एज अ 6.75 किलो न्यूटन. ये इतना हो गया. और P2 this is equal to PD2 plus F2. So this is equal to 3.75 kilonewton plus 9 kilonewton. So this is command north in 12 है ना, 12.75 kilonewton. ठीक है, this is okay ना. Yes, sir. So let's find out this Pmax. Pmax हमारा जो है वो बी वाले जो बोल्ट है वो है हेवीली लोडेड होंगे क्योंकि वो दूर है सी से, और ये निकल गया, उस पर 12.75 किलो न्यूटन का लोड है. सो Pmax इज इक्वल टू 12.75 किलो न्यूटन. सो फाइंड आउट सिग्मा T max. So that is equal to Pmax upon में pi by 4 dc square. So now sigma T max should be less than or equal to the allowable tensile stress of the material 60. तो इसको रख देते हैं हम 60 के लिमिटिंग कंडीशन में. तो ये हो जाएगा पाई बाय 4 dc square is equal to Pmax upon sigma T max. So this is equal to Pmax आया 12.75 into 1000 upon में 60. ठीक है, so this is equal to प्लीज चेक कैलकुलेशंस जरूर चेक कर लीजिएगा, यदि कहीं गलती हो रही हो तो लेट मी नो. सो इट विल कम आउट टू 112.5 mm स्क्वायर. ये एरिया आ गया, दिस इज mm स्क्वायर. और DC निकालेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 212.5 into 4 on pi.
So how much it is coming? 16.44. Please verify करो. Yes, sir. 16.44 आ रही है. Yes, sir. Yes. 16.44. ठीक है. 16.44. So this DC is coming out 16.44 mm. So now using this we can specify the size of the bolt. ठीक है, बोल्ट का साइज निकाल लेंगे. टेबल हमारा इसके करस्पॉन्डिंग नॉमिनल डायामीटर और फिर हमारा साइज. तो टेबल है आपके पास, देखो बुक में. टेबल निकाल के बताओ कि यहाँ पर क्या बोल्ट हम यूज करेंगे. साइज size of bolt. टेबल देखा आपने, मिला क्या? Sir, M20. M20 का. अदर्स प्लीज वेरीफाई. ये जो साइज बता रही है M20. Yes, sir. M20 आ रही है. M20 आ रही है. ठीक है. सो दिस इज द प्रोसीजर. ये प्रोसीजर है फाइंड आउट करने का इसका. ठीक है, ये समझ में आया? ठीक है, अगला केस करें. आ गया आंसर ना सभी का? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? चलो, तो नेक्स्ट केस कि जो द एक्सेंट्रिक लोड इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द बोल्ट्स. ये दिस इज द एक्सिस ऑफ द बोल्ट और ये जो लोड लग रहा है ये एक्सेंट्रिक है और ये इसके परपेंडिकुलर है. ठीक है, तो अब यहां पर क्या होगा, है ना? ये सो ये हमारे जो बोल्ट है इसको 1-1, ऊपर वाले को 1-1 और ये नीचे वाला 2-2 और ये एज है. दिस इज द एज. यहाँ से देखी जाए तो ये एज जो है वो इसके परपेंडिकुलर टू द पेपर. सी पे यहाँ पे जो पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द पेपर वाली जो एज, ये वाली एज. दिस इज द एज. ये इस एज के अबाउट टिल्ट करेगा यदि ये लोड ये लगेगा तो इस तरह से. सो ये टिल्टिंग हो रहा है बोल्ट का, इस तरह से रोटेट करने की कोशिश करेगा इसको इस डायरेक्शन में. ठीक है, सो अ ब्रैकेट fixed to the steel structure by means of the 4 bolts. This is the case. It is subjected to eccentric load P at a distance E. ये distance E ले लें या L ले लें, जो भी, whatever it may be. Form the structure. The force P is perpendicular to the axis of each bolt. So the lower bolts here are denoted by 2, when the upper 2 bolts are denoted by 1 in this analysis. So the assumptions made are this, कि the bracket and the steel structure are rigid. ब्रैकेट भी रिजिड है और स्टील का जो स्ट्रक्चर है इसके पीछे जहां पर फिक्स किया वो भी रिजिड है. The bolts are not preloaded and there are no tensile stresses due to initial tightening. कि जब इनिशियली हमने नट को उसको फिक्स किया प्लेट को बोल्ट को, तो इनिशियल स्ट्रेसेस जो टेंसाइल स्ट्रेसेस जो इनिशियल टाइटनिंग के कारण होगी वो नेग्लेक्ट कर रहे हैं, हम उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं.
the stress concentration in thread is neglected. Stress concentration नहीं है threads में. All bolts are identical. So now the bolts here are subjected to following stresses. तो इस loading के कारण अब इन bolts में किस तरह की stresses एक्ट करेंगी, किस तरह की load एक्ट करेगा इसमें. So the first one is direct shear stress due to the load. तो ये जो load है P, this is perpendicular to the axis of the bolt, तो direct shear load एक्ट करेगा एक पे. ठीक है, डायरेक्ट shear load एक्ट करेगा यहाँ पर. This will be the direct shear load here. दूसरा tensile stress due to the tendency of the bracket to tilt in clockwise direction about the edge. See, ये जो edge है, ये वाली edge, you see edge, इसके अबाउट इस लोड के कारण ये एक्सेंट्रिक लोड है. ये प्लेन में होता है तो shear stresses ही होती है, लेकिन ये यहाँ पर लग रहा है, इस डिस्टेंस E पर लग रहा है, तो ये इसको टिल्ट करने की कोशिश कर रहा है, इस तरह से रोटेट करने की कोशिश कर रहा है. तो इसके कारण बोल्ट में टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप होंगे. दिस विल बी द टेंसाइल स्ट्रेसेस व्हिच विल डेवलप इन द बोल्ट ड्यू टू दिस. ठीक है, सो शियर स्ट्रेस, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस लगेगी और टेंसाइल स्ट्रेस लगेगी बोल्ट में. ये दो स्ट्रेसेस सब्जेक्ट करेंगे. तो डायरेक्ट शियर स्ट्रेस वी कैन इजीली डिटरमाइन कि these are identical. The direct shear on each bolt is given by PS1 is equal to PS2, that is equal to P divided by number of bolts. So P by 4. ये भी हर बोल्ट पे जो डायरेक्ट shear force जो लगेगा हर बोल्ट पे वो इतना लगेगा, P by number of bolts के बराबर. So similarly जैसा हमने पैरेलल के केस में हुआ था, if the load is acting parallel to the axis, so this tilt is proportional to its distance from the edge. जो tilting edge से जो distance है दूर बोल्ट जितना रहेगा वहाँ पे उतना ज्यादा tilt होगा, वहाँ पे उतना ज्यादा force लगेगा. तो force is proportional to distance. इस तरह से हमने करके एक C नाम का लोड लिया था, और C जो कि लोड था, force था पर यूनिट डिस्टेंस पर. तो F1 और F2 यदि हम लोड बोले बोल्ट में, यहाँ पर जो टेंसाइल फोर्स लग रहा है वो है F1, और यहाँ पर जो लग रहा है F2, ये F2. सो दैट विल बी गिवन एज C into L2, और यहाँ पर होगा C into L1 डिस्टेंस. सो F1 is equal to CL1 और F2 is equal to CL2. फिर इनके कारण मोमेंट भी लगेगा यहाँ पर, इस एज के अबाउट मोमेंट. तो वो मोमेंट हमने लिया F1 फोर्स है L1 डिस्टेंस पे, तो मोमेंट F1 into L1 हो गया. तो ऐसे दो हैं तो 2 F1 L1 और F2 L2, ये भी दो बोल्ट हैं तो 2 F2 L2, और यहाँ से हमने जो F2 और F1 की जगह C L1 और C L2 रखा तो हमें C की वैल्यू मिल गई यहाँ से, जो दैट इज C is equal to P into E. ये सो C is equal to कितना, P into E, that is the moment due to this force, ये P into E divided by 2 into L1 square plus L2 square. तो F1 CL1 और F2 CL2, तो ये हो गया PE L1 upon 2 L1 plus L1 L2 square, और F2 is equal to C into L2 is equal to P into E L2 upon twice L1 square plus L2 square हो गया. Now अब यहाँ पर जो टेंसाइल फोर्स है वो मैक्सिमम किसमें है? सो जो बोल्ट दूर है उसमें. सो हियर बोल्ट नंबर 1 जो है ये दूर है, सो मैक्सिमम टेंसाइल फोर्स F1 वो F1 के बराबर है, since it is situated at the farthest distance from the tilting edge. See? So therefore the tensile stress, the maximum tensile stress जो होगी वो होगी maximum tensile force divided by area. So tensile stress में the area will consider is pi by 4 DC square. ये हो गया. तो ये हमारी सिग्मा T मिल गई यहाँ से. ठीक है, so this is the tensile stress. Tensile stress और direct shear stress tau, that is the PS1 upon A, वो सभी में सेम रहेगी. PS1 is equal to PS2, चारों बोल्ट में सेम रहेगी, P by N के बराबर, N नंबर ऑफ बोल्ट्स के बराबर. PS1 upon pi by 4. अब यहाँ पर shear stress है. So now here we can also use here area, जो threaded portion है वहां पर जो कोर डायमीटर है हम यहाँ रख सकते हैं, बट shear stress जो है उसमें जो shear stress का ये है कि shear stress जो होनी चाहिए वो
नॉमिनल डायामीटर जो बोल्ट का ये यहाँ पर कंसंट्रेट होनी चाहिए, यहाँ पर एक्ट करना चाहिए। इसमें जो एरिया हम कंसीडर करते हैं वो नॉमिनल डायामीटर वाला एरिया यहाँ पर कंसीडर करते हैं। सो हियर इट इज पाई बाय 4 d स्क्वायर हो जाएगा। सो द बोल्ट्स नाउ shear stress is there and tensile stress is there, so the bolts can be designed on the basis of principal stress theory और principal shear stress theory। ठीक है, ये दोनों में से कौन सी थ्योरी हमें यूज करना है? प्रिंसिपल शियर स्ट्रेस थ्योरी इज देयर और प्रिंसिपल शियर स्ट्रेस थ्योरी इज देयर, क्योंकि शियर स्ट्रेस भी एक्ट कर रही है और टेंसाइल स्ट्रेस भी एक्ट कर रही है। तो लेट्स फाइंड आउट कि प्रिंसिपल स्ट्रेस कितनी होगी। सो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी the sigma 1 is given by sigma 1 is equal to sigma t by 2 plus square root of sigma t by 2 का square plus tau square। और प्रिंसिपल शेयर स्ट्रेस थ्योरी से हम शेयर स्ट्रेस निकालते हैं, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, दिस इज द मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस। ये मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा टी बाय 2 का स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर, तो ये जो है वो दिस इज द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस एंड दिस इज द मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस। इन दोनों थ्योरी का हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर। सो यूजिंग दिस रिलेशंस बोल्ट साइज में बी डिटरमाइंड, बट नॉर्मली जो देखा जाए तो द बोल्ट मटेरियल जो रहते हैं, तो बोल्ट मटेरियल इज डक्टाइल, यूजुअली डक्टाइल मटेरियल इज यूज्ड। So therefore the appropriate theory which we use here to determine the size of the bolt is maximum shear stress theory. So using the maximum shear stress theory we will determine the size of the bolt. ठीक है, और we can also use this principal stress theory, या तो हम दोनों में से निकाल लें और जो हायर वैल्यू है वो ले लें और उससे हम साइज ऑफ द बोल्ट स्पेसिफाई कर दें, तो दैट विल आल्सो अ गुड प्रोसीजर। ठीक है, so this is the procedure of determining the size of the bolt when the load is eccentric load is acting and that load is acting perpendicular to the axis of bolt। सिंपल प्रोसीजर है, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, प्रोसीजर क्लियर है आपको? तो इसके ऊपर एक प्रॉब्लम कर लेते हैं, इस प्रोसीजर का एप्लीकेशन भी हो जाएगा। सो दिस इज द प्रॉब्लम। So this is a bracket which is fastened to the steel structure by means of the 6 identical bolts. So there are 6 identical bolts, 1, 2 and 3. So 3 is side, 3 is side. ये welding bolts. Assume the following data. So जो ये 1 वाले जो bolts हैं, ये यहाँ से L1 डिस्टेंस पर है, 2 वाले L2 पर, 3 वाले L3 डिस्टेंस पर, इस एज से ये वाली एज, दिस इज द एज। और L जो है वो जो लोड एक्ट कर रहा है एक्सेंट्रिक, उसका जो डिस्टेंस है 250 न्यूटन mm 250 mm का है और लोड 50 किलो न्यूटन का है। सो नेग्लेक्टिंग द शियर स्ट्रेस, नाउ यू हैव टू नेग्लेक्ट द शियर स्ट्रेस हियर। है ना, सो हियर नाउ हमें यहाँ पर जब डिजाइन जो करना है बोल्ट की, तो ये इन दिस प्रॉब्लम हियर इट इज मेंशन्ड कि नेग्लेक्ट शियर स्ट्रेस, डिटरमाइन द साइज ऑफ द बोल्ट if the maximum tensile stress in any bolt is limited to 100 Newton। सो शियर स्ट्रेस को नेग्लेक्ट करना, तो जो डायरेक्ट शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रही है उसको हमें कंसीडर नहीं करना है, हमें सिर्फ टेंसाइल स्ट्रेस के कारण उसको डिजाइन करना है। तो टेंसाइल स्ट्रेस के कारण करना, फटाफट फाइंड आउट द मैक्सिमम। तो मैक्सिमम लोड वी नो दैट इन दिस केसेस कि मैक्सिमम जो लोड लगेगा कि जो बोल्ट जो टिल्टिंग एज है, टिल्टिंग एज से फारदेस्ट होगा उस पर मैक्सिमम होगा। तो जो 1 नंबर वाले जो बोल्ट हैं यहाँ पर मैक्सिमम लोड होगा।
So find out F1. So F1 will be F maximum. डायरेक्ट फार्मूला बेस है, फटाफट बता दो. So here F1 will be maximum. So this F1 is equal to how much? So we cannot directly determine this. Huh? So for that we have to take the moment about this tilting edge. तो मोमेंट वाली इक्वेशन को हम देखें तो मोमेंट वाली इक्वेशन जो है कि that P into E that is equal to F1 into L1, F1 into L1, so that is twice plus twice F2 into L2 plus twice F3 into L3. Now F1 is defined as C times L1, F2 is defined as C times L2, and F3 is defined as C times L3, where C is the load per unit distance. So in this way we will find out F1, F2, F3. So ये यहाँ पर जब रखेंगे, so this equation P into E becomes इसको यहाँ से हटाओ. So P into E is equal to 2C will outside will come outside. So we'll have L1 square plus L2 square plus L3 square, or C is equal to P into E upon twice L1 square plus L2 square plus L3 square. So for this case, this is come out P is 50,000 Newton into E. E is L. This E or L is okay. This is E. So this is 250 mm. 2 and L1, L2, L3. So 300 का square plus 200 का square plus 100 का square. So this is coming out. How much it is coming? Let's find out. Calculate. Sir, 44.6 Newton per mm. बताओ. 44.64. वेरिएशन है क्या? No, sir. नहीं. $44 point 64. 44.64. Yes, 65 है ना? So that is Newton per mm. So ठीक है. So now find out F1, F2 and F3. So F1 is equal to this 44.64 into L1. L1 कितना? 300. So
दिस इज 300, ये हो जाएगा 13392.86 न्यूटन. Verify this value, huh? Yes, sir. It is correct. तो ठीक है. This is 200. This is coming out 8928.57 Newton, and F3 is coming out 24.64 Newton. Double 464. So F1, F2, F3. So F max will be F1, है ना? So that is 13392.86 Newton. This is EF max हो गया. So find out sigma T max. So this sigma T max is equal to F max 1/4 DC square. So DC is equal to P max F max अपॉन, ये 4 नीचे से ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा पाई इंटू सिग्मा टी मैक्स और इसका सो DC इज इक्वल टू, फाइंड आउट करो कैलकुलेट. सो इट इज 13392.86 sigma permissible is 100 Newton. वैल्यू वेरीफाई कर लेना भैया. देयर माइट बी चांसेस कि मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक की हो. सो साइज ऑफ गोल्ड. जस्ट वेरीफाई करो इसको, डीसी की वैल्यू को. और साइज ऑफ द बोल्ट बता दो मुझे.
Sir, M16. M16. Others, please verify. M16 का बोला है इनने. So whether it is correct or some correction is needed. Yes, M16 is okay. Yes, sir. M16. M16. So ठीक है. प्रोसीजर समझ में आया किसे करना है? So these are the cases of the eccentrically loaded joints. अब आप इसमें कुछ प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस कर लीजिएगा so that you will be familiar with the procedure. और कहीं भी कोई डाउट आता है तो you can ask me anytime. ठीक है? So that's all for today. So write your name and roll number and name in the chat box. ताकि attendance ले लूं.